नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि बाहर से सब ठीक दिख रहा है, शायद करियर में सफलता भी मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक असंतोष सा है, एक खालीपन, या जैसे निजी रिश्तों में वो गहराई नहीं है जो होनी चाहिए, या फिर टीम के साथ तालमेल बिठाने की सारी कोशिशें वो जैसे नाकाम हो रही हैं। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है, बहुत से लोग महसूस करते हैं ऐसा। ये कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिनका सामना हम में से कई लोग करते हैं, और स्टीफन कोवी अपनी किताब में इन्हीं की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। आज हम स्टीफन कोवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के कुछ बेहद बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी विचारों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो किताब के शुरुआती हिस्सों पर केंद्रित है, और हमारा मकसद है उन मूल सिद्धांतों को समझना जो सच्ची और स्थायी प्रभावशीलता की बुनियाद रखते हैं। हाँ। खास तौर पर जिसे कोवी चरित्र नीति कहते हैं और व्यक्तित्व नीति, उनके बीच का फर्क, हमारे दुनिया को देखने के नजरिए यानी पैराडाइम की जबरदस्त शक्ति और बदलाव लाने के लिए अंदर से बाहर वाले दृष्टिकोण को समझना। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोवी यहाँ कोई जादू की छड़ी या फटाफट सफलता के नुस्खे नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन गहरे सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता की नींव है, चाहे वो निजी जीवन हो, रिश्ते हो या प्रोफेशनल दुनिया। सही बात है। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अक्सर हमारी अच्छी मंशाओं और कड़ी मेहनत के बावजूद हमें वो नतीजे क्यों नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। हाँ। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव की शुरुआत सतह से नहीं बल्कि गहराई से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी से। ये चरित्र नीति और व्यक्तित्व नीति का अंतर। कोवी का कहना है कि पिछली सदी में, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद, सफलता की परिभाषा में एक बड़ा बदलाव आया। उससे पहले के लगभग 150 सालों में सफलता साहित्य ज्यादातर चरित्र पर केंद्रित था, मतलब ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस, धैर्य, विनम्रता, न्याय जैसे आंतरिक गुण। ये थी चरित्र नीति, सही, प्राइमरी ग्रेटनेस जिसे कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जोर बाहरी चीजों पर चला गया, जैसे पब्लिक इमेज, सामाजिक व्यवहार की तकनीकें, कम्युनिकेशन स्किल्स और खासकर वो सकारात्मक मानसिक रवैया, पीएमए। बिल्कुल, पीएमए। इसे कोवी व्यक्तित्व नीति कहते हैं। पहली नजर में तो ये व्यक्तित्व वाली बातें आकर्षक लगती हैं, जैसे जल्दी से असर दिखाने वाली तरकीबें, लेकिन कोवी इसमें एक बड़ी समस्या देखते हैं ना। हाँ, समस्या गहरी है। व्यक्तित्व नीति अक्सर द्वितीयक महानता यानी सेकेंडरी ग्रेटनेस पर फोकस करती है, जैसे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी स्किल्स, आपका बोलने का ढंग, ये सब बाहरी चीजें हैं। अच्छा। जबकि प्राथमिक महानता या प्राइमरी ग्रेटनेस आपके चरित्र में होती है, आपकी असली पहचान, आपकी ईमानदारी, आपके सिद्धांत। कोवी का तर्क है कि आप सिर्फ बाहरी तकनीकों या ऊपरी व्यवहार के दम पर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। अगर आपकी नींव यानी आपका चरित्र कमजोर है, मतलब खोखलापन पता चल जाता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई इंसान अंदर से बेईमान या दोगला है, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन तकनीकें इस्तेमाल कर ले, देर सवेरे लोगों को उसकी असलियत, वो वाइब आ ही जाती है ना, और भरोसा टूट जाता है। सही कहा। यहीं पर एमरसन की वो बात याद आती है, आप जो हैं वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि मैं सुन नहीं पाता कि आप क्या कह रहे हैं। वाह, क्या बात है। मतलब आपका चरित्र आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। कोवी इसकी तुलना खेती के नियम यानी फसल के नियम से करते हैं, लॉ ऑफ द हार्वेस्ट। हाँ, ये सुना है। आप खेत में मेहनत किए बिना, बीज बोए बिना फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल। इसी तरह जीवन में भी आप बिना चरित्र निर्माण के, सिर्फ बाहरी दिखावे से सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते। व्यक्तित्व की तकनीकें तभी काम करती हैं जब वो एक मजबूत और नेक चरित्र से निकलें। बिना जड़ों के पेड़ पर फल नहीं लग सकते। ये वाकई एक बुनियादी फर्क है, खासकर आज की दुनिया में जहां बाहरी छवि और तुरंत नतीजों पर इतना जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये हमें याद दिलाता है कि टिकाऊ सफलता की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। तो अगर चरित्र नींव है, तो सवाल उठता है कि हम दुनिया को, समस्याओं को और खुद को देखते कैसे हैं। यहीं पर पैराडाइम का विचार आता है। हाँ, पैराडाइम, जिसे कोवी नक्शे से समझाते हैं। ये पैराडाइम इतने महत्वपूर्ण क्यों है? पैराडाइम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सिर्फ हमारे नजरिए नहीं हैं, वो हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वो लेंस हैं जिनसे हम दुनिया को देखते, समझते और उसकी व्याख्या करते हैं। ओके। तय होता है। अच्छा।
कोवी शिकागो और डिट्रॉइट वाले नक्शे का बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं। हाँ, वो क्या था? मान लीजिए आप शिकागो शहर में हैं और आपको किसी खास जगह पहुंचना है, लेकिन आपके हाथ में गलती से डेट्रॉइट शहर का नक्शा आ गया है। ओह, अब आप चाहे कितनी भी तेजी से चलें, मतलब व्यवहार बदले, कितना भी सकारात्मक सोचें कि आप पहुंच जाएंगे, रवैया बदलें, या कितनी भी बढ़िया नेविगेशन तकनीक इस्तेमाल करें, स्किल्स, हाँ हाँ, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी नहीं। गलत शहर का नक्शा है भाई। बिल्कुल। यहाँ मूल समस्या आपकी मेहनत या सोच में नहीं, बल्कि आपके नक्शे में है। आपका पैराडिगम ही गलत है। जब तक आप ये नहीं पहचानते कि आपके पास गलत नक्शा है और उसे सही नक्शे से नहीं बदलते, आपकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। सही बात है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर किसी समस्या को लेकर हमारा बुनियादी नजरिया ही गलत है, तो हम चाहे कितने भी समाधान ढूंढने की कोशिश करें, हम असल जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम पत्तों पर ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए अपने पैराडाइम को जांचना और जरूरत पड़ने पर उसे बदलना इतना जरूरी है। ये नक्शे वाला उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। इसका मतलब है कि हम अक्सर समस्याओं के लक्षणों से जूझते रहते हैं, जबकि असली मुद्दा हमारे देखने के तरीके में छिपा होता है। एकदम। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या यही वो पैराडाइम शिफ्ट है जिसकी बात कोवी करते हैं? ये नजरिया बदलता कैसे है? हाँ, समाधान है पैराडाइम शिफ्ट, यानी अपने नजरिए में, अपने नक्शे में एक बुनियादी मौलिक बदलाव लाना। ओके। कोवी बताते हैं कि ये शिफ्ट कई बार अचानक और नाटकीय रूप से होता है, एक आहा क्षण की तरह। उन्होंने अपना सबवे वाला अनुभव साझा किया है। हाँ, वो मैंने पढ़ा है, वो बच्चों वाला। हाँ, वही, जहां वो कुछ बच्चों के उधम मचाने से परेशान थे और उनके पिता चुपचाप बैठे थे। जब कोवी ने टोका तो पिता ने बताया कि वो अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां बच्चों की मां का निधन हो गया है। ओह, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इस एक क्षण में कोवी का पूरा नजरिया बदल गया। चिढ़ की जगह सहानुभूति और मदद की भावना आ गई। वो एक इंस्टेंट पैराडाइम शिफ्ट था। बिल्कुल, पूरी स्थिति ही बदल गई उनके लिए। हाँ, लेकिन पैराडाइम शिफ्ट हमेशा ऐसे अचानक नहीं होते। कई बार ये धीरे धीरे, सोच समझकर और प्रयासपूर्वक होते हैं। अच्छा, धीरे धीरे भी होते हैं। हाँ, जैसे कोवी और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को लेकर अपने पैराडाइम को बदला। वो महसूस करते थे कि उनका बेटा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, लेकिन फिर उन्होंने अपने नजरिए को बदला और बेटे की आंतरिक योग्यता और उसके अनोखेपन को देखना शुरू किया, बजाय उसे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालने के। ये तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलाव सिर्फ व्यवहार या रवैये के स्तर पर नहीं, बल्कि देखने के स्तर पर होना चाहिए। वो थॉरो वाली बात। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? बुराई की पत्तियों पर 1000 कुल्हाड़ी चलाने वालों में सिर्फ एक ही होता है जो जड़ पर वार करता है। पैराडिग्म शिफ्ट वही जड़ पर वार करना है। सही है, पत्तों को काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ को देखना होगा। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि पैराडाइम बदलना सिर्फ देखने का तरीका बदलना नहीं है, बल्कि ये हमारे होने यानी बीइंग के तरीके से भी जुड़ा है। हाँ, सीइंग और बीइंग। मतलब हम अंदर से क्या है, हमारा चरित्र, ये प्रभावित करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा पैराडाइम। और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये हमारे चरित्र को और पुख्ता करता है। हाँ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक साइकिल है। बिल्कुल। और यहीं से कोवी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, इनसाइड आउट, यानी अंदर से बाहर का दृष्टिकोण। इनसाइड आउट। ये पैराडाइम शिफ्ट और चरित्र नीति से सीधे जुड़ा है। इसका मूल विचार ये है कि सच्ची सफलता और स्थायी खुशी बाहर की परिस्थितियों को बदलने या दूसरों को बदलने से नहीं आती। अच्छा, तो कहाँ से आती है? इसकी शुरुआत खुद के अंदर से होती है। तो इनसाइड आउट का मतलब हुआ कि अगर हम अपने बाहरी जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, टीम का प्रदर्शन हो या अपनी सेहत, कुछ भी, तो हमें पहले अपने अंदर झांकना होगा। अपनी कमियों या समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से शुरुआत करनी होगी। एकदम सही। इनसाइड आउट अप्रोच यही कहती है कि सबसे पहले अपने आप पर काम करें, अपने पैराडाइम पर, अपने चरित्र पर, अपनी मंशाओं पर। अगर आप एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं, तो इस पर फोकस करने के बजाय कि आपका साथी कैसा व्यवहार करे, पहले आप एक ज्यादा प्यार करने वाला, समझने वाला और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला इंसान बने। खुद वो बने जो आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, तो पहले आप एक ज्यादा समझने वाले और भरोसेमंद माता-पिता बने। अगर आप अपनी टीम से ज्यादा जिम्मेदारी और पहल चाहते हैं, तो पहले आप एक ऐसे लीडर बने जो सशक्त करता है और भरोसा जताता है। अच्छा। कोवी इसे
प्राइवेट विक्ट्री और पब्लिक विक्ट्री के संदर्भ में समझाते हैं। हाँ, प्राइवेट विक्ट्री मतलब खुद पर जीत। हाँ, खुद पर जीत, और पब्लिक विक्ट्री मतलब दूसरों के साथ जीत। उनका कहना है कि पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री हासिल करना जरूरी है। ओके, पहले अंदरूनी जीत फिर बाहरी। हाँ, यानी दूसरों के साथ प्रभावी रिश्ते बनाने से पहले हमें अपने चरित्र, अपनी आत्मानुशासन और अपनी सत्यनिष्ठा पर काम करना होगा। खुद से किए वादे निभाना सीखना होगा। अच्छा। तभी हम दूसरों से किए वादे निभा पाएंगे। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। ये सिद्धांत सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं। चरित्र पर ध्यान देना, अपने नजरिए को समझना और बदलना, और बदलाव की शुरुआत खुद से करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में कैसे लाया जाए। हाँ, ये अहम सवाल है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका व्यवहारिक रूप क्या है? क्या यहीं पर पहली आदत बी प्रोएक्टिव यानी सक्रिय बने इस पूरी तस्वीर में फिट होती है? क्या ये इनसाइड आउट अप्रोच का पहला कदम है? बिल्कुल, प्रोएक्टिव बनना ही इनसाइड आउट अप्रोच की जमीनी हकीकत है। उसका व्यवहारिक कार्यान्वयन है, एप्लीकेशन है। ओके। ये पहली आदत इसलिए है क्योंकि ये बाकी सभी आदतों की नींव है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये समझना और स्वीकार करना कि हम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी लेना। हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके प्रति हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसका चुनाव हमारे हाथ में है। चुनाव हमारे हाथ में है। कोवे यहाँ विक्टर फ्रैंकल का शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, जो एक मनोचिकित्सक थे और जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंपों की भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल, फ्रैंकल ने वहाँ अपने माता पिता, भाई और पत्नी को खो दिया। खुद अमानवीय यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके उत्पीड़क उनके शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी परिस्थितियों पर कर सकते हैं, लेकिन उनके मन पर, उनकी आंतरिक प्रतिक्रिया पर नहीं। उन्होंने पाया कि किसी भी बाहरी उत्तेजना, स्टिम्युलस, और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह, एक गैप होती है। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच गैप। हाँ, एक स्पेस। उस खाली जगह में हमारी सबसे बड़ी शक्ति निहित है, चुनने की आज़ादी, फ्रीडम टू चूज। हम चुन सकते हैं कि हम किसी स्थिति का अर्थ कैसे निकालते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच की खाली जगह और चुनने की आज़ादी का विचार बहुत गहरा है। मतलब हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपने रिएक्शंस चुन सकते हैं। तो प्रोएक्टिव लोग इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं और रिएक्टिव लोग? हाँ, प्रोएक्टिव लोग इसी चुनने की आज़ादी का उपयोग करते हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया अपने मूल्यों, अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के आधार पर चुनते हैं। अच्छा। मौसम खराब है तो भी उनका मूड खराब नहीं होता, क्योंकि उनका मूड अंदरूनी मूल्यों पर आधारित है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। अगर कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो बदले में वैसे ही व्यवहार करने के बजाय सोचते हैं कि उनके मूल्य क्या कहते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। वो अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर सीट पे। बिल्कुल। इसके विपरीत रिएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों, भावनाओं या दूसरों के व्यवहार से संचालित होते हैं। अच्छा। अगर मौसम अच्छा है तो वो खुश, मौसम खराब तो दुखी। कोई तारीफ करे तो अच्छा महसूस करते हैं, कोई आलोचना करे तो बचाव करने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। मतलब उनका रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। एकदम। वो अपनी भावनाओं के रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उनकी भाषा भी अक्सर ये दर्शाती है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, हालात ही ऐसे हैं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो जिम्मेदारी बाहर डालते हैं। हाँ, ये भाषा का फर्क दिलचस्प है। रिएक्टिव भाषा जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है, अगर ऐसा होता तो, ये हमें शक्तिहीन बनाती है। सही। जबकि प्रोएक्टिव भाषा जैसे मैं चुनता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं विकल्पों पर विचार करूंगा, ये हमें जिम्मेदारी और नियंत्रण का एहसास कराती है। तो प्रोएक्टिव बनने के लिए अपनी भाषा पर ध्यान देना एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है। निश्चित रूप से। हमारी भाषा हमारे पैराडाइम का आईना होती है। भाषा बदलने से धीरे धीरे पैराडाइम भी बदल सकता है। लेकिन प्रोएक्टिव होने का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कोवी जोर देते हैं। वो क्या है? वो है अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, ये क्या है और इनमें फर्क क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हम सभी के पास एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, चिंता का क्षेत्र। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें परवाह है या जो हमें चिंतित करती हैं, जैसे वैश्विक समस्याएं, देश की अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का व्यवहार, मौसम वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें। हाँ, इनमें से कई चीजों पर हमारा सीधा नियंत्रण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। इसी बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव का क्षेत्र।
इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण है या जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हमारी अपनी आदतें, हमारे विचार, हमारी स्किल्स, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा काम करने का तरीका, हमारे करीबी रिश्ते। ओके, जिन पर हमारा वश चलता है। हाँ, मोटे तौर पर प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा, अपना समय और ध्यान अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। इससे न केवल सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, बल्कि धीरे धीरे उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता भी है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो आप ज्यादा चीजों को प्रभावित करने लायक बन जाते हैं। अच्छा, तो सर्कल बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। रिएक्टिव लोग इसके विपरीत अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न की चीजों पर बर्बाद करते हैं। दूसरों की कमजोरियों की शिकायत करना, परिस्थितियों को दोष देना, उन चीजों पर चिंता करना जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। मतलब एनर्जी ड्रेन होती है। हाँ, और इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वो शक्तिहीन महसूस करते हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। तो मूल मंत्र ये है कि अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां उसका असर हो सकता है, यानी खुद पर और उन चीजों पर जिन्हें हम सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। कोवी इसके लिए कोई व्यावहारिक अभ्यास भी सुझाते हैं। हाँ, वो 30 दिन का एक टेस्ट सुझाते हैं। 30 दिन का टेस्ट? हाँ। कैसा? कहते हैं कि 30 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करने का प्रयास करें। ओके। छोटे छोटे वादे करें खुद से और दूसरों से, और उन्हें निभाएं। किसी समस्या का सामना हो तो शिकायत करने या दोष देने के बजाय समाधान का हिस्सा बने। सोचें कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र में क्या सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलें। अपने होने पर, अपने बीइंग पर काम करें। ये छोटे छोटे प्रोएक्टिव कदम धीरे धीरे आपके चरित्र का निर्माण करते हैं और आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। तो संक्षेप में देखें, आज हमने स्टीफन कोवी के कुछ बेहद शक्तिशाली बुनियादी विचारों को समझा। पहला, सच्ची प्रभावशीलता बाहरी तकनीकों या व्यक्तित्व की चमक दमक से नहीं आती, पर्सनैलिटी एथिक्स से नहीं। हाँ, बल्कि गहरे आंतरिक चरित्र से आती है, कैरेक्टर एथिक्स से। चरित्र ही वो नींव है जिस पर स्थायी सफलता का निर्माण होता है। बिल्कुल, प्राइमरी ग्रेटनेस। दूसरा, हमने पैराडाइम की शक्ति को समझा। हमारा नजरिया, दुनिया को देखने का हमारा नक्शा, हमारी वास्तविकता को तय करता है। हाँ, हमारा लेंस। अगर नक्शा ही गलत है तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने पैराडाइम को समझना और जरूरत पड़ने पर पैराडाइम शिफ्ट लाना, यानी नजरिया बदलना, बेहद जरूरी है। सही नक्शा चुनना जरूरी है। तीसरा, हमने इनसाइड आउट दृष्टिकोण के महत्व को जाना, यानी बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, अंदर से बाहर। बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें खुद पर, अपने चरित्र, अपने पैराडाइम, अपनी मंशाओं पर काम करना होगा। प्राइवेट विक्ट्री हमेशा पब्लिक विक्ट्री से पहले आती है। हाँ, पहले खुद से वादा निभाना। बिल्कुल। और आखिरकार हमने देखा कि इस अंदरूनी सफर का पहला व्यवहारिक कदम है प्रोएक्टिव बनना। ये स्वीकार करना कि हर स्थिति में हमारे पास प्रतिक्रिया चुनने की आजादी है। वो स्पेस, वो गैप। हाँ, वो स्पेस। और अपनी ऊर्जा को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र में लगाना, उन चीजों पर जिन्हें हम वास्तव में बदल सकते हैं, जिसकी शुरुआत खुद से होती है। ये सिद्धांत वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी, अपनी चुनौतियों और अपनी सफलताओं को किस नजरिए से देखते हैं और किस आधार पर जीते हैं। हाँ, ये सच में फंडामेंटल है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी के किसी एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के बारे में सोचें। क्या आप अक्सर उस स्थिति में बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हैविंग, या परिस्थितियां कैसी है? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। अब एक पल रुककर सोचें, अगर आप अपना फोकस बाहरी हैविंग से हटाकर अंदरूनी बीइंग पर ले आएं। बीइंग पर मतलब आप उस स्थिति में कैसे इंसान बन सकते हैं, आपका चरित्र, आप उस स्थिति को किस नजरिए से देख सकते हैं, आपका पैराडाइम, और आप अपनी चुनने की आजादी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आपकी प्रोएक्टिविटी। ओके, बीइंग, सीइंग, डूइंग। हाँ, तो क्या आप उस स्थिति के परिणाम को मौलिक रूप से बदल सकते हैं? कोवी के अनुसार यही अंदरूनी बदलाव, यही बीइंग पर फोकस, सच्ची और स्थायी प्रभावशीलता की असली कुंजी है।